मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सवाल से। आज सवाल सिर्फ और सिर्फ सबीन से नहीं ना, आज मेरे से आज कुछ चेंज करें। आज सबीन से नहीं है, आज अवाम से सवाल हमेशा है। उनसे पूछता हूँ, जवाब यहाँ से नहीं, आता है। आप हमेशा ओके आज आपसे पूछता हूँ, हो सकता है जवाब वहाँ से आ जाए। अच्छा, ऐसे में ठीक है। पूछे। आज नाश्ते में क्या खाया आपने? दिमाग। I knew it by the way। जब से आई हूँ बहुत सारे लोगों का दिमाग में खा चुकी हूँ। मतलब एंटर होते साथ ही हमारी जितनी टीम है, हमारे गार्ड्स हैं, सब में ऊपर रिसेप्शन तक आते आते लग पता जाता है कि सबीन आ चुकी है, तो मेरा पेट फुल हो गया। नहीं वैसे क्यों नाश्ता नहीं किया आपने? देखिए नाश्ता करके आती तो हमारा दिमाग ना खाती हैं आप। नहीं, नाश्ता करने को दिल नहीं करता। नाश्ता ही है ना एक तरह से, ये जो आपका खाने का दिल करे सुबह सुबह कहते हैं वो खा के मेरा दिमाग खाने को दिल करता है, मैं दिमाग खाती हूँ। अच्छा, अब हो गया या बाकी दिन भी दिमाग खाना है? अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे आज हम। ये सवाल से दोबारा हो गया, ये तो हमारी अपनी गपशप थी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप की बात करें, एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे पास। लेकिन अच्छी खबर उसके लिए है जो जीतेगा। ओके, क्या खबर है? खबर है कि जो जीतेगा T20 वर्ल्ड कप उसको मिलेंगे 68 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम, और जो रनर अप टीम होगी उसको मिलेंगे 50 करोड़ रुपए। यानी ये ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। और जो सेमीफाइनल खेलने वाली टीम्स होंगी उनको मिलेंगे 22 करोड़ रुपए। तो मजमूई तौर पर बन जाते हैं तकरीबन ये 3 अरब से ज्यादा रकम। अरे वाह, ढेर सारे नहीं होंगे, ढेर सारे हो गए। अब तो मतलब अब तो ये इंसेंटिव जो छोटे छोटे होते हैं, ऑब्वियसली छोटा मेहनत होती है। देखिए यहाँ इवेंट भी तो करें है ना। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चीज़ें होती है ना, जिस तरह हमने इससे पहले बताया, तो सऊदी अरब ने ऐलान किया था हज के रिलेटेड वो सब, तो ये चीज़ें आपको बड़ी मोटिवेटेड रखती हैं। वैसे तो मोटिवेशन यही काफ़ी होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं और आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं साथ साथ, अगर ऐड होती रहें तो कहना चाहिए सबीन कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है इस एक खेल के साथ। सही बात है। तो लेट्स सी अब इस खेल में होता है क्या। लेकिन अभी जितने जितने मैचेस हो रहे हैं, अब आपको उससे मुताबिक अपडेट भी देते रहेंगे, यूँ तो हमारी ट्रांसमिशन ज़ाहिर होती है। बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म हम जरूर बता देते हैं कि अफगानिस्तान प्लेड रियली वेल। युगांडा को उन्होंने दबोच लिया। हाँ, 125 रन से उन्होंने हराया है और जनूबी अफ्रीका का T20 वर्ल्ड कप का फातिहाना आगाज किया है। बिल्कुल, वो उसने भी ज़्यादा अच्छा खेला। और श्रीलंका की बात करें तो उसको 6 विकेटों से उन्होंने हराया है। और श्रीलंका की जो पूरी टीम है वो सिर्फ 77 रन पर ऑल आउट हुई और 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके और 4-0 पर पवेलियन वापस गए। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर किया। और वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस आप कहाँ देख सकते हैं? 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त आप ये मैचेस अभी देख भी रहे हैं और ये सारे मैचेस आप आगे देखें भी। अच्छा, और सबीन साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक और शोएब मलिक का अगर मैं जिक्र करूं, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है न्यूयॉर्क की पिच पर। क्या वो कहते हैं कि जो पिच है उससे मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये पिच टीम्स के लिए भी और ICC के लिए भी परेशानी का बाइस बनेगी। ठीक हो गया। और पाकिस्तान और भारत का मैच भी इसी वेन्यू पर देखा जाए तो है। वो कहते हैं ऐसी पिच पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। हमारा जो प्रोग्राम है 10 स्पोर्ट्स का, यस, उसमें शोएब मलिक ने कहा है कि ICC को न्यूयॉर्क की जो पिचेस हैं उससे मुतालिक गौर करना चाहिए और कम से कम पिच में बॉलर और बैटर दोनों के लिए मौके होने चाहिए। तो ये ज़ाहिर एक अच्छी बात उन्होंने की। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग, वो जो पिच है सबीन, वो ज़ाहिर है दोनों टीम्स के लिए सेम है। हाँ, सेम है। मतलब बैटिंग वो कह रहे हैं एक चैलेंज है तो दोनों के लिए चैलेंज है। वो कह रहे हैं बैटिंग नामुमकिन होगी तो वो तो दोनों के लिए होगी, किसी एक के लिए थोड़ी होगी। तो मतलब पिच तो पिच है, अब उसमें आप खेलें। लेकिन जाहिर है वो अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कोई बात करें तो हो सकता है कि बहुत सारे इसके अंदर एंगल्स हों, बहुत सारे और पर्सपेक्टिव्स इन्वॉल्व हों, जो कि एज एन एक्सपर्ट वो उसको हाईलाइट करना चाहिए। पिच चेंज हो सकती है, वैसे मुश्किल नहीं हो जाएगा। वैसे तो मल्टीपल पिचेस होती हैं ज़ाहिर स्टेडियम में, ग्राउंड में, लेकिन जाहिर है वो सारी पिचेस से मुतालिक राय दे रहे हैं। वो शायद उसका बनाई ऐसी है। तो ये प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है द फ्लिक 10 स्पोर्ट्स पर, क्योंकि इसी प्रोग्राम से जुड़े कुछ सवाल हमने आपसे करने हैं आइंदा आने वाले दिनों में। और अगर आपने इन सवालों के ठीक जवाब दिए तो ऐलान होगा यहाँ से और गिफ्ट्स की भरमार होगी यहाँ से। हम भी तोहफे देंगे। अब तो जो किसी ने जवाब ना दिया, सभी ने जवाब मैंने दे दिया, तो फिर आपको दे देंगे। अब शर्त तो ये है ना, देखिए जो जवाब देगा उसको मिलेंगे, लेकिन शर्त ये भी है कि आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए ना हो जवाब। नहीं, सवाल तो आप करना ना सवाल। मैं यही करूंगी, मैं कोई सवाल लेकर आऊंगी और इस ट्रांसमिशन में जितनी चीजें डिस्कस होंगी, इस ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे जरूर करूंगी। अगर आपने उनका जवाब दे दिया तो जो तोहफा उधर जाना है वो एक आध यहाँ पे कोशिश करें तोहफा यहाँ पे ना आए जी। आप इस जवाब दें, वरना आपने कह देना कि सबीन जो है ना खाम मेरा साथ दे रही है, मुझे गिफ्ट पहुंचा रही है। तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। तो गिफ्ट हम आपको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ट्रांसमिशन देखनी पड़ेगी।
10 स्पोर्ट्स पर द फ्लिक, और वहाँ पर जो भी गुफ्तगू हो रही होती है उससे जुड़ी हम कोई एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे और जो जो जवाब देगा उसको मिलेगा जवाब। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की जीत की। कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है। किसके खिलाफ जीता है? कनाडा के खिलाफ जीता है। हाँ। खेल के मैदान में जीता है, ग्राउंड में जीता है, लेकिन खेल कौन सा? हॉकी। हॉकी नेशंस कप दूसरा मैच था और कनाडा को पछाड़ कर रख दिया है पाकिस्तान ने। ग्रीन शर्ट्स ने मुखालिफ टीम को 1 के मुकाबले में 8 गोल्स से शिकस्त दी है। कौमी खिलाड़ियों ने 8 के 8 फील्ड गोल दाग दिए और कैनेडियन खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद अशरफ ने गोल्स की हैट्रिक की, जबकि गजनफर अली ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स का पहला मैच मलेशिया के साथ 4-4 गोल से बराबर हुआ था और पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल खेलेगा और ये होगा जनाब अगेंस्ट फ्रांस। अब लेट्स सी कल के मैच में क्या होता है, बट अभी तक हॉकी में बड़ी अच्छी बात है। हॉकी भी बड़ी आगे जा रही है, फुटबॉल भी हमारा बहुत आगे जा रहा है, क्रिकेट भी हमारा जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा इस वर्ल्ड कप में। वी आर होपफुल कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। हम तनकीद नहीं करनी मैंने, नहीं हम होपफुल हैं। देखिए हम होपफुल तो रह सकते हैं, अब हमारी उम्मीदों पे पानी फेरे तो एक अलग बात है। उम्मीद तो हम रखेंगे पॉजिटिव, हम अपनी टीम के साथ हैं जी। लेकिन बाकी टीम खेलने आए याद रखना है, ये तो उन्हें याद रखना है, हम तो हमेशा ही याद रखते हैं और हमें तो लग पता भी जाता है बहुत सारे मामलात में। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस मौसम की भी चल रही है। नहीं वो बेहतरीन बिल्कुल नहीं है सबीन, वो कल तो पहले गर्मी देखी और उसके बाद उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बड़ा तूफान आया पंजाब के मुख्तलिफ नुकसान हुआ है जी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी आंधी ने तबाही मचाई है। मुख्तलिफ वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जिनमें 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 6 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। कसूर में खबर आई थी सबीन की छत गिर गई थी, वो खबर आई है। 3 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, उसमें खबर समेत 4 अफराद वो भी जख्मी हो गए। फिरोजवाला की बात की जाए, ज़ेर तामीर मकान के दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हो गया है। लाहौर की बात करें, उसका इलाका जो गुलबर्ग है उसमें दरख्त गिरने से 2 राहगीर जो थे वो जख्मी हुए हैं। तो इस तरह के अब हमने कहा गर्मी का जोर टूटे, लेकिन हमेशा कहते हैं जब बारिश की दुआ आप मांगे तो हमेशा रहमत की बारिश की दुआ मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अब बारिश और यालाबारी की बात की जाए तो लाहौर, ननकाना साहब, हाफिजाबाद और चकवाल, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है और मंडी बहाउद्दीन और तलागंग में भी यालाबारी हुई है और पारा चनार और करक में भी बादल बरसे हैं, ओले भी गिरे हैं बहुत सारी जगहों पर। कश्मीर की बात करें, वहाँ पर समाहनी, भिम्बर, बरनाला यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है। अच्छा कल इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा चेंज हुआ, शाम में अचानक से बादल छा गए, फिर आंधी चली, बहुत हल्की हल्की सी बारिश हुई थी। अब बहुत हल्की कुछ इलाकों में नहीं हुई, कुछ इलाकों में हुई है, वो बहुत हल्की हल्की ना होती तो हब्स जो है वो थोड़ी कम होती। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो मौसम जो है वो काफी खुशगवार हो गया था। बिल्कुल ऐसे है। साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त पूरे मुल्क का मौसम कैसा है या आज मौसम कैसा रहेगा, तो आपको हम स्क्रीन पर दिखाते भी हैं कि आज इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लाहौर में कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। कराची में बादलों की आंख में चोली जारी है, कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर की बात करें, यहाँ पर कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने का इम्कान है। क्वेटा की बात करें, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अच्छा मैं देख रहा हूँ सबीन, इस्लामाबाद और क्वेटा में कम से कम जो टेम्परेचर है वो 17-18 है, यानी रात थोड़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। आज आपने वेदर बताया तो बारिश की प्रेडिक्शन भी कुछ बता दें ताकि मुझे जो सुनने को मिलती है एक दिन आपको ही मिले। मेरे पास नहीं है बारिश नहीं है या आपके पास प्रेडिक्शन नहीं है? आपके पास प्रेडिक्शन नहीं है कि क्या है? मैं नहीं, मेरा काम तो है ही नहीं। महकमा मौसम याद वालों ने आप नहीं बताया आपको, उन्होंने कहा सबीन को बताएंगे। तो अब तक का वेदर हमने आपको बता दिया और शुएब ने मुझे ब्रेक में बताया था कि आज भी शायद बारिश हो सकती है और अगर ना हुई तो आप जरा व्हाट्सएप पे कल को मुझे नहीं कहना आपने कि बारिश नहीं थी, शुएब भाई ने कहा था बारिश होगी, मैंने कोई नहीं कहा आपको, ये सबीन ने कहा। इन्होंने ब्रेक में कहा था इनके बिहाफ पे मैं कह अच्छा हो गई तो मैं ऑन करूंगा, ना हुई तो मैं कह दूंगा कि वो महकमा मौसमियात की बाकी कौन सी पेशगोइयां ठीक साबित हो जाती हैं। लेकिन आज की कोई ऐसी पेशगोई फिलहाल तक नहीं है। आगे मौसम कैसा रहता है? स्टे इनसाइड, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे विद अस। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, एक गिलास पानी आप भी पिए, मैं पीता हूं, आप भी पिए ब्रेक में पानी। स्टे हाइड्रेटेड, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी हद तक एक रिलीफ का दिन साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को सैफुल मुकदमे में बरी कर दिया। फैसले के बाद पीटीआई रहनुमा काफी खुश दिखाई दिया और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज अवाम ने देखा कि हक का फैसला हुआ है और इंसाफ का अलम बुलंद हुआ है। तमाम दूसरी जानिब हुकूमती अरकान को यह अदालती फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पर शदीद तनकीद की है, जबकि नून लीग ने यह भी कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस पर बात करते हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब आज साथ मौजूद। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल का दिन रिलीफ का दिन ही समझा जाए पीटीआई के लिए? नहीं जी, मैं सिर्फ एक, असल में मुझे लफ्ज पे एतराज है। मुझे मालूम था एतराज आएगा, मैंने सवाल इसलिए आपसे ये किया। जी जी हाँ जी, देखिए इंसाफ और रिलीफ में बड़ा फर्क है। जब इमरान खान ने कोई गुनाह किया है तो उसको सजा दे, जब इमरान खान ने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर ये जरूरी है कि जो ये ड्रामा साइफर का साल से ज्यादा चला कि इस पे लीगल एक्शन ना लिया जाए, कि इमरान खान शादी करने के लिए जेल में अंदर जेल में ना हो और ये इसमें एक भी जगह पे इंसाफ मिल जाए तो ये रिलीफ नहीं। अच्छा ठीक है, अब नून लीग ने जो फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है इस केस को चैलेंज किया जाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग आपको ये केस लगता है सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए? नहीं, 1000 बार जाए, नून लीग के पास क्या है 17 सीटों के अलावा। उन्होंने जो है एक तरफ इकॉनमी पे झूठ बोलना है, उन्होंने एक तरफ जो है वो कोशिश ये करनी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्टी के करोड़ों सपोर्टर्स जो मुल्क की आबादी के 60 से 70% लोग हैं, उनको वो गद्दार करार दें। जाएं सुप्रीम कोर्ट। देखें, साइफर पे एक सिंपल सी बात करें। हमने हमेशा जो है बहुत से लोगों ने मोहतात बात की है, लेकिन 2 बातें मैं कहूँगा। पहली बात ये कि जिसको भी ये लेटर जाए या जिस प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हो, किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट को, वो जितना भी सीनियर हो, ये इख्तियार नहीं होना चाहिए और ना मुल्क में किसी ताकत को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो पैगाम भेजे कि कौन वजीर आजम एक्सेप्टेबल है या कौन नहीं। पहली बात। और दूसरी बात, मैं कल भी एक प्रोग्राम पे कह रहा था, देखिए जिस मुल्क में आईन तोड़ने वालों को कभी अदालत में नहीं लेके गया, तो किसी को साइफर लहराने पे जो है वो हम अदालत भेज रहे हैं और 10-10 साल सजा दे रहे हैं, ये आपके मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को एक्सपोज करता है, किसी के गुनाह को नहीं। अगर साइफर की कॉपी इस मुकदमे का हिस्सा बन जाती, रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाती, जो कि ज़ाहिर है बार बार मांगा भी गया लेकिन वो पेश नहीं किया गया, कॉपी इसकी लगाई नहीं गई, अगर वो कॉपी लगा दी जाती तो केस एक और रुख पे होता, ये तो मानते हैं आप या नहीं? नहीं, क्योंकि अगर एक्चुअली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तोड़ा जाता तो फिर इल्जाम ये नहीं होता कि साइफर की कॉपी प्राइम मिनिस्टर ने गुमा दी है। सही। फिर इल्जाम यही होता कि ये देखें इस तरीके से जो है वो गद्दारी की है। जब आप केस को फ्रेम कमजोर तरीके में करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपके पास कोई बेहतर फ्रेमिंग होती नहीं है। अच्छा, तो साइफर की कॉपी होती या ना होती इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। याद रखें, पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये इख्तियार तो होना चाहिए ना कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पब्लिक में आए या पब्लिक में ना आए। और ये किसी भी अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो ये फैसले करें कि क्या ये इंफॉर्मेशन पब्लिक करके प्राइम मिनिस्टर ने या हुकूमत ने गलती की या नहीं की। नहीं, ये इख्तियार वज़ीर आज़म को कैसे हो सकता है? अगर कानून में इजाज़त नहीं है तो भी इख्तियार वज़ीर आज़म का कैसे हो सकता है? नहीं, कानून में जो है वो इजाज़त है वज़ीर आज़म के ओथ पे, और इस पे बहुत से लॉयर्स बोले, सलमान अकरम राजा साहब बोले, एतजाज़ एहसन साहब बोले। देखें, जो साइफर का एक मिस ट्रायल, पहली चीज तो ये मैं ये भी कह देता हूँ, ये तो एक ब्लैक एंड व्हाइट केस था जहां पे खान साहब इनोसेंट थे, इनोसेंट रहेंगे। लेकिन बहुत सी बार जब हम केसेस को वैसे ही पॉलिटिसाइज कर देते हैं, गलत इकदामात लेके, तो सही और गलत में फर्क वहीं पे खत्म हो जाता है। हमारे बहुत से सियासतदानों ने धंधा इसलिए बना दिया है सियासत का, क्योंकि उन्हें पता है वो कुछ गलत करें ना करें, बाद में वो कहेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, अब बाकी केसेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
जो बाकी केसेस हैं उनमें अब क्योंकि ज़ाहिर है कल जो एक तरह से आप इंसाफ उनको मिला है, सो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बाकी केसेस अब कितने आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? कब तक रिहाई मुमकिन हो सकती है? क्या आप कैसे प्रिडिक्ट करें इस सिचुएशन को? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रिलीफ के बजाय अभी इंसाफ का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए, सीखना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, देखिए, जहां तक खान साहब की रिहाई की बात है, जहां तक खान साहब की रिहाई की बात है, मेरे ख्याल में अगर अदालती निज़ाम को चलने दिया जाए तो वो कब की हो चुकी होती। मैं उन लोगों में नहीं हूं, पार्टी में भी कुछ लोग देते हैं जो कि प्रिडिक्ट करेंगे खान साहब हफ्ते में या महीने में या 3 हफ्ते महीने में रिहा हो जाएंगे, सिंपली बिकॉज उनको तो बहुत पहले रिहा हो जाना चाहिए था। ये तो सिर्फ जो है वो अदालती निज़ाम को तोड़ मड़ोड़ या उस पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हरबों से। आप देखें कि जिस दिन एक्चुअली साइफर का फैसला आना था, उस दिन हमें याद आ गया कि 26 साल बाद कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनी है, आज छुट्टी होनी चाहिए। उस मुल्क को, जिस मुल्क को हर दिन की जीडीपी की जरूरत है, ये हुआ। ये उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद जो दूसरा फैसला था इद्दत केस का, जिस जज ने केस सुना था और फैसला रिजर्व किया था, वो फैसला सुनाने से पीछे हट गया। कहां पे होते? या उससे 1-2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार कर दिया गया। अगेन को ये 1 साल बाद याद आ गई। यही चीजें तो आपको बार बार बताती हैं ना, हम अपने अदालती निजाम को मिसयूज कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। और हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं एंड में कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए रिकंसिलिएशन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ये नहीं हो सकता कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी नाराजगी का इजहार करे पाकिस्तान के अवाम से और उनके साथ जो है लड़ाई में भी टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, लेकिन उनके साथ ये आमने सामने की पोजीशन ले। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। और एक कदम गवर्नमेंट सेंसिबली और सीरियसली आगे जाएगी, आप देखेंगे पीटीआई साथ आगे जाएगी। अच्छा, वैसे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत अगर कदम आगे बढ़ाएगी तो फिर पीटीआई ज़ाहिर साथ चलेगी। ये बात आप करें, क्योंकि इससे पहले यही बात थी कि हुकूमत से बात नहीं करेंगे, साथ नहीं बैठेंगे, ये सारी बातें भी सामने आती है। ज़ाहिर है इसी पर तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था पीटीआई को। क्यों सियासतदानों से बात क्यों नहीं करेंगे, ऑपोजिशन हुकूमत से बात क्यों नहीं करेगी? अब ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब की अगर बात की जाए, जो एग्रेसिव उनका स्टांस होता है, झगड़ा साहब, क्या वो ठीक स्टांस है इस टाइम पर? जिस तरह से उन्होंने दोबारा वही बात की कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया, बजट पेश होगा तो फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, क्या इस तरह का एटीट्यूड, ये एग्रेशन, ये भी क्या ठीक है पीटीआई के लिए, स्पेशली केपी के लोगों की मैं अगर बात करूं? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लोगों का अपना स्टाइल होता है। मैं तो समझा कि आप वहाँ भी तारीफ करेंगी। मैं अवैस लगारी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने गंडापुर साहब की इतनी तारीफ की, क्योंकि वो एक्चुअली तो आए ना, बात में और एक्शन में फ़र्क देखें। शहबाज शरीफ से मिले, मोहसिन नकवी से मिले, अवैस लगारी से मिले, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को शदीद मसाइल हैं। उस दिन मैं अपने घर से निकल रहा था, मेरे आधे गांव के लोग आए, बिजली का ही उन्हें गुस्सा था। जो लोग बिल देते हैं उनको भी बिजली नहीं दी जाती, जो लोग बिल नहीं देते उनको भी बिजली नहीं दी जाती। और यही लोग जो हैं वो इनके लिए क्या रिलीफ है? फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजली की फेडरल गवर्नमेंट की है। 1600 अरब रुपए के अरेयर्स फेडरल गवर्नमेंट केपी को ओन करता है। ये अभी बजट आ जाएगा, मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं, ये लाइन ले लें और ये लाइन लिख लें। कबायली अजला की तनख्वाहों का उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होना है अगले साल में, वो तकरीबन कोई 130-140 अरब होगा। वफाकी हुकूमत 70 अरब रुपए बजट करेगी, ये लिख ले मेरे से। और ये 70 अरब रुपए किसकी जेब से जाएंगे? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जेब से जाएंगे। जब आप फाटा खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे थे तो आपने ये तो नहीं कहा था ना कि यार ये लोग पश्तो बोलते हैं तो आप संभाल लें, पैसे भी आप दे दें।
आप तो ये कह रहे थे कि 70 साल मुल्क ने फाटा में इन्वेस्ट नहीं किया, इनको मेन स्ट्रीम ढांचे में ले आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साथ कल्चरल अफिनिटी है, आप संभालें, पूरा मुल्क जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, तो इस पे लोग क्या करें? और वक्त बड़ा मुख्तसर एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा था कि जो जलसा होना है, एक तो अभी पता नहीं है कि इस्लामाबाद वाली जो दरख्वास्त है उस पर क्या होता है, लेकिन अदरवाइज जो जलसा पीटीआई प्लान कर रही है, क्या ये सोचा और समझा जाए कि मौलाना फजल रहमान भी स्टेज पर साथ होंगे आप लोगों के? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक सवाल करूंगा इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से, यार एक जलसा हो, क्या डर है? आपको नहीं पता क्या डर है? नहीं, हाँ, मुझे इसलिए नहीं पता कि ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में बताएं कि डर तो मुझे तो वैसे डर ये लग रहा है कि जहां पे ही होगा इस्लामाबाद पुलिस अपना काम छोड़ के जो है वो सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को और आम सिटीजन्स को ही तंग करेगी, जैसे पिछले 2 साल में किया है और बिलखसूस जो 9 मई के बाद किया है। अब तो चीजें बदलती नजर नहीं आ रही आपको? आई होप के बदले, आई होप के पाकिस्तान नॉर्मल हो। ये सिर्फ इमरान खान की अगर बदल रही हैं और इतने पुरुमीद भी आप हैं और अदालती निज़ाम पर भी ज़ाहिर आप लोगों के जो रिजर्वेशन भी कम हो रही हैं, तो रिजर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी खत्म हो जाएंगी या उन पे रिजर्वेशंस बरकरार रहेंगी आपकी? देखिए, आइडियली तो बाय द वे हमें कोई तरीका निकालना चाहिए और इसमें सियासतदानों का भी रोल है कि वो जजेस पे और जुडिशरी पे कैसे बोलें। अभी शहबाज शरीफ जो है वो जजेस को काले भेड़िया करार दे रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो जजेस का भी एक रोल है कि दे एंश्योर जस्टिस टू बी डन एंड इट इज सीन टू बी डन। जैसे ही जो है वो अदालती निज़ाम ठीक काम करेगा, जिस कोर्ट में भी फैसला हमारे खिलाफ आए या हमारे फेवर में आए, तनकीद करना नामुमकिन हो जाएगी। मैं मिसाल देता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये रिजर्व सीट्स में पीटीआई के खिलाफ फैसला किया, किसी ने तनकीद की, हमें फैसले से शदीद इख्तिलाफ है, हमने सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया, हियरिंग हो रही है, लेकिन किसी ने पेशावर हाई कोर्ट की तनकीद की नहीं की, क्योंकि पिछले साल में जस्टिस इब्राहिम खान की सरबराही में उन्होंने अपनी इम्पार्शियलिटी और अपनी रेजिस्टेंस टू प्रेशर दिखाई है। ठीक, ये पॉइंट आ गया सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। ये बड़ी अहम बात की ज़ाहिर है जजेस जो हैं वो नहीं गुफ्तगू करते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं, यही होना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है फिर आपके हक में फैसला आए या आपके हक में फैसला ना आए, फिर तनकीद का जवाब बनता नहीं है, और यही होना चाहिए, यही इंसाफ का तकाजा होता है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिवायती खेलों की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ खित्तों की ज़्यादा पहचान होते हैं। कई खेल ऐसे सबीन हम देखते भी हैं कि वो माजी का हिस्सा बन जाते हैं, कोई नहीं खेल रहा होता। बंटे, गुल्ली डंडा। ओके, अब बंटे खेले आपने? बंटे मैंने बचपन में बहुत खेले हैं। और एक वो होती थी क्या, रवायती खेलों की जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मुख्तलिफ इलाकों में किश बहुत अच्छी खेली जाती थी, टीलो टीलो बहुत अच्छी खेली जाती थी, बहुत सारे 90s के जो बच्चे, खो खो बहुत खेली जाती थी। अब ये बर्फ पानी बहुत, कहा हमको बर्फ पानी बहुत, बचपन में बर्फ पानी बहुत खेली जाती थी। वो भी था ना वो जिसमें रस्सी सी बांधते थे और चप्पलें जमा करते थे। अच्छा, वो मैंने नहीं खेली, मुझे इसका नाम ज्यादा पुरानी होगी। नहीं, पुरानी तो नहीं है, जिन खेलों का आप जिक्र करें उसके आसपास उसके कजन्स ही थे ये भी। अच्छा, मैं महरूम रह गई उससे। लेकिन अब आपने देखा किस तरह खेलों में भी जिद्दत आ गई है, कैसे चेंज हो गए खेल भी। बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ अंदाज में अब खेले चेंज हो गए। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं सबीन के, वो अगर आपके साथ आज हम शेयर करें, नाज़रीन से शेयर करें, वो कहेंगे अच्छा पहली बार हमने सुना है। जैसे सादिकाबाद में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो कि हमने भी पहली बार देखा है, बहुत कम अफराद हैं जो इसके बारे में जानते हैं। घोरी डंडा, ये खेल क्या है, कैसे खेला जाता है, इसके बारे में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ना गुल्ली डंडा ना क्रिकेट, ये मुनफरिद और रवायती खेल है घोरी डंडा। सादिकाबाद के नवाही इलाकों में ये आज भी खेला जाता है। जोश, खुशी और फुर्ती इस खेल में सब ही रंग नजर आते हैं। सबसे पहले खिलाड़ियों की तादाद के मुताबिक सुराख बनाए जाते हैं, जिन्हें घोरी कहते हैं।
गेंद को उछाला जाता है। टॉस जीतने वाली टीम के खिलाड़ी सुराख पर पांव रखते हैं और बॉल को हिट करते हैं। अगर किसी खिलाड़ी का पांव सुराख से बाहर आ जाए और मुखालिफ टीम का खिलाड़ी इस पर पांव रख दे तो अगली बारी उसकी टीम की होती है। मुकामी अफराद कहते हैं ये खेल उनकी सकाफत का हिस्सा है तो तफरीह का भी जरिया है। ये जो हमारी गेम है घुरी डंडा, बहुत ही अच्छी गेम है। मैंने ये ज़िंदगी में पहली बार खेला है। बच्चे खेलते थे, मैं देखता था, लेकिन आज मैंने खेला है, बहुत मज़ा आया है। खेल पहली मर्तबा खेलें या बार बार खेलें, खिलाड़ी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। इस खेल से देखने वालों की बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। गुल्ली डंडे की गेम है, बहुत पुरानी गेम है, हमारी नस्लें से खेलते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी खेलते रहे हैं, हम भी खेलते रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी बोलेंगे ये गेम खेलो, इस गेम से ताकत मिलती है जिस्म को। मुकामी अफराद का कहना है कि ऐसे रवायती खेल अब कम ही खेले जाते हैं। इस खेल को इब्तदा और तारीख से मुतालिक दुरुस्त मालूमात तो दस्तयाब नहीं, मगर बड़े बुजुर्गों के मुताबिक इस खेल की तारीख सदियों पर मुहित है। सलीम सुमरो, हम न्यूज़, सादकाबाद। तो ये खेल आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे ना कुछ खेल जिनसे मतलब एक मुझे याद नहीं आता, मुझे याद आ गया उसका नाम बंदर किला। मैं अभी तक सोच रहा था बंदर किला क्यों कहते हैं, बंदर किला भी तो कह सकते हैं, बंदर किला कहते थे उसको। अगर जिस तरह हम जुबानों की भी बात कर रहे हैं तो एक्सेंट लहजा मुख्तलिफ होता है बहुत से जगहों का। क्या पता पहले बंदर होता हो, बंदर को बांदर बोलते हैं, रीच को रिच भी बोलते हैं बहुत सारी जगहों पे 21 को 21 भी बोलते हैं, 21 भी बोलते हैं। तो वो हमारी पंजाबी उर्दू, कभी कभी पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बहुत सारे ऐड करते हैं। वरना पंजाबियों ने मुझे कह रहा था कि ये देखो जरा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आ जाती है चेंजेस उसके आ जाते हैं। लेकिन ये जो हम खेलों की बात कर रहे थे, ये क्यों ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या देखते हैं, बच्चे खेलते हैं और खेलते हुए अच्छे लगते हैं। अब ज़ाहिर जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं, आज के दिन की मुनासबत से अगर हम जिक्र करें तो दुनिया भर में जारहियत के शिकार मासूम बच्चों का आज दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन के मनाने का मकसद क्या है कि जारहियत और जंग के शिकार बच्चों के मसाइल को उजागर किया जाए, उनकी तकलीफ दुनिया के सामने लाई जाए। ये दिन UN के ज़रिए तमाम हर साल 4 जून को मनाया जाता है, जिसका क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि दुनिया भर के जंगी इलाकों में बच्चे नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ना अपने घरों में महफूज हैं, ना बाहर वो खेल सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना ही उनके पास सेहत की सहूलियात हैं। ये मासूम बच्चे कत्लो गारतगिरी, माजूरी, जिनसी इस्तेहसाल, अगवा के ख़तरात का शिकार हैं और जंग की वजह से इनकी ज़िंदगियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। आज ये दिन तो हम मना रहे हैं, लेकिन अगर हम गज़ा की बात ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। वो गज़ा जहाँ पर यूँ तो कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो फ़लस्तीन जहाँ हम देखते हैं जुल्म बर्बरियत के बादल कितने गर्म रहे, लेकिन अगर सिर्फ मैं 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक जिक्र कर लूँ तो वहाँ के बच्चे किस तरह से मुतासर हुए। 17,000 से ज़ायद बच्चे अपनी कीमती जानों से हाथ, ये एस्टिमेटेड फिगर है जो हम बता रहे हैं, जो हम तक फिगर पहुंच पा रही है और किस तरह से इस वक्त वो गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त इमेजेस भी हम आपको, फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वो टेंट्स में रह रहे हैं, ना उनके पास सहूलियात हैं। और स्पेशली जब वीडियोस आ रही होती हैं शुएब, मेरा दिल दहल जाता है ये देखकर कि ऊपर से जो है वो हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ें आ रही हैं, बम गिरने की आवाज़ें आ रही हैं और वो बच्चे एक तरह से आदी भी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हर दिन सुबह शाम सोते जागते उनको ये आवाज़ें सुननी पड़ रही हैं। आप ये देखें सबीन, जो पहले फिगर हमने शेयर किया, एस्टिमेटेड 17,000 बच्चे जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने ख्वाब बहुत देखे थे, जिन्होंने मुस्तकबिल बनना था, वो नहीं रहे। लेकिन जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी फोटोज हम दिखा रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। किसी के बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी के वालिदैन नहीं है, यानी किसी का सिर्फ वालिद या वालदा, किसी के दोनों पेरेंट्स नहीं है, किसी का पूरा ख़ानदान नहीं है। वो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा कुछ मालूम नहीं है। कुछ हैं जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो ये जो बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात होना बहुत ज़्यादा अहम है। और आज के दिन की मुनासबत से ज़्यादा हम ये बात भी कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है ये बच्चे, वो चाहे फिर गज़ा के बच्चों या हर उस इलाके के बच्चे जो कि किसी न किसी वजह से मुतासर हो रहे हैं, वो वजह जंग भी हो सकती है, वो वजह कोई कशीदगी भी हो सकती है, वो वजह सिर्फ वहाँ का मौसम भी हो सकता है। बच्चे ये डिजर्व नहीं करते, बच्चे ये डिजर्व, कोई डिजर्व नहीं करता, लेकिन बच्चे स्पेशली डिजर्व नहीं करते। उन्हें तो जंग का मतलब भी नहीं पता, उन्हें तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी नहीं पता, उन्हें तो इन तमाम चीज़ों का मतलब ही नहीं पता बिल्कुल भी। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ
उनको फेस करना पड़ रहा है, और स्पेशली अगर हम मलबों की बात करें, किस तरह मलबों के ढेर के अंदर से बच्चों के खिलौने नज़र आ रहे होते हैं। तो आज इस दिन की मुनासबत से भी और हर दिन इन तमाम बच्चों के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ उठाते रहें, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपने आवाज़ उठाते रहना है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। बात करते हैं मौसीकी की। वक्त है ये मौसीकी का। एक ऐसे गुलकार से आपकी मुलाकात कराएंगे, गुज़श्ता कई बरसों से हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनको देख रहे हैं, बहुत से ज़बरदस्त उन्होंने ट्रैक्स दिए हैं, और जो उनके मद्दा हैं, जिस तरह से उनकी वो खूबसूरत गायकी को पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट, मैं ज़रूर कहूँगा कि सुन के आपको बड़ा इन्जॉय आप करते हैं। जुनैद, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, आप सुनाएं? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। You guys are looking very bright and you know smiley सुबह माशाल्लाह, इतनी एनर्जी दूसरी ऑप्शन नहीं, ना दूसरी ऑप्शन नहीं है। ये भी है। की तो नखरा की। क्या आपके पास सिंगिंग के अलावा दूसरी ऑप्शन कोई नहीं थी? कश्तियां जला दी आपने। मैं सब जबरदस्त, सब ठीक ठाक, अभी उठने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay. अच्छा, ये नहीं, ये आपने हमें वो दिया ना एक टीजर था कि जब सिंगर कोई आए ना, कहते नहीं सुबह सुबह, अच्छा नहीं अभी तो अच्छा, मजेदारी की बात ये कि मैं बिकॉज आई एम डूइंग जॉब एज वेल, तो मुझे भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एक्चुअली आपसे भी ज्यादा जल्दी उठना पड़ता है। कितना जल्दी उठते हैं? मैं मुकाबला हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, कितने बजे उठते हैं? मैं आई वेक अप अराउंड 5 o'clock in the morning because my job starts around like 7ish, so I like to wake ठीक है, up। चलो हमें खुशी हो रही है कि हमसे पहले कोई उठता है। और कोई एक पहला म्यूजिशियन है, पहले कुछ सिंगर हैं जिनसे मिलके ये पता चला कि वो जल्दी भी उठते हैं। जिस सिंगर को बुलाऊं, सुबह मैंने हमसे गाना नहीं गाया जाता, हम अभी सो के उठे। गाना शायद ना गाया जाए, लेकिन वो तो हम गा के देंगे, टेंशन ही नहीं है इस बात की कोई, वो तो गाना पड़ेगा आपको। वहाँ वो गा लेंगे, कोई बस ठीक हो गया। अच्छा जुनैद, कैसे करियर स्टार्ट किया था अपना, थोड़ा सा बताएं इस बारे में, सिंगिंग ही क्यों? Well, I've been singing since like my childhood. My mother spotted, शुरू में ही उन्होंने देख लिया था इस बच्चे में थोड़ा सा कीड़ा है गाने का। So she used to, ask me, से वो नाते पढ़वाती थी मेरे से, national songs। अच्छा। मतलब I'm a 80s 90s kid, तो उस ज़माने में सिर्फ यही नाते हैं और आपके नेशनल सॉन्ग्स, वो ज़्यादा पढ़े जाते थे। गाने वाने इतने नहीं गाता था मैं। अच्छा। गाते थे तो वो पुराने मैडम नूर जहाँ के, मेहदी हसन के, नुसरत साहब के, रफ़ी साहब, these were the songs my mother was listening to। मेरी वो अनकॉन्शियसली वो ट्रेनिंग वो हुई। तो मुश्किल काम है वो सारा का सारा, सुनते सुनते तो फिर आई थिंक दैट वाज द बेसिस ऑफ इट। माय मदर यूज्ड टू आस्क मी सिंग For her। उन्हीं के लिए गाया सिर्फ आपने? शुरू में फिर उसके बाद स्कूल में बीन स्पॉटेड आउट वेरी अर्ली। तो कोई ऐसा पेरेंट्स डे नहीं था जिसमें मैं गाता नहीं था। सो दैट वाज स्कूल में। अभी जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको पता, मतलब दैट वाज नॉट द आइडिया कि मैं सिंगर बनूंगा प्रोफेशनली, बट आई वाज सिंगिंग since my childhood। क्योंकि ऐसे होता है ना, कुछ लोगों की आवाज बहुत अच्छी होती है लेकिन वो सिंगिंग में अपना करियर परसू नहीं करना चाह रहे होते। They're like ठीक है, शौक है, आवाज अच्छी है, कभी गा लिया तो गा लिया, और कोई करियर है किसी और फील्ड में जा रहे हो। I wanted to be a fighter pilot। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरी आईसाइट शुरू से वीक है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन था। फिर उसके बाद फिर वो नेचर को फॉलो करते हैं। हाँ, मैं कॉलेज में था तो मेरा पहला गाना 2005-06 में जो आया था, अरमान, इस तरह था, ना जाने क्यों। बाद में हमने ये कोक स्टूडियो में भी किया था गाना। अच्छा, वैसे ये जुनैद, सॉरी अब मैं कट के, जनरली हम ये देखते हैं कि वो चाहे बड़ा सिंगर है, चाहे उसका बिल्कुल स्टार्ट है, जो भी है, कोक स्टूडियो में या उससे पहले नेस्कैफे बेसमेंट में भी हम देखते थे, अदरवाइज ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में जब तक वो ना आए ज़्यादा पहचान नहीं बनती है। इज इट ट्रू? ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल से वो बदकिस्मती, आई गेस, आई डोंट नो। बट आजकल और भी प्लेटफॉर्म है, जिस तरह अभी OSTs वगैरह में अगर आपको गाना मशहूर हो जाता है, सो दैट्स। बट जब वी वर डूइंग म्यूजिक, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, तब म्यूजिक चैनल्स बहुत ज्यादा थे। तब कोक स्टूडियो का इतना, मतलब कोक स्टूडियो था लेकिन यू हैड अदर प्लेटफॉर्म्स टू। राइट। तो हमारा गाना कोक स्टूडियो में थोड़ी आया था पहले। कोक स्टूडियो केम मच लेटर इन माय करियर। एक ख्वाहिश आपने की थी ब्रेक? मैंने ब्रेक में एक आपसे ख्वाहिश की थी कि बड़ा अच्छा कलाम है, मैं चाहूंगी वो। हाँ, वो एक हमने प्रोजेक्ट किया था सनम मारवी, और इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। वो शाह हुसैन का कलाम है, तो मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करता हूँ। इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा, इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार डसींदा, सानू
किबला ते काबा सोना यार डिसींदा सानू घायल करके मुड़ खबर ना लिया तेरे इश्क नचाया करके थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया भावे जान न जान भावे जान न जान वे वेड़े आवाड़ मेरे वे वेड़े आवाड़ मेरे। वाह भाई वाह, इतनी आप हमें कह रहे सुबह सुबह स्माइलिंग एनर्जी तो आपके अंदर है। चलें अब हमने मान लिया, बाकी सुबह उठने की आदि है। नहीं अभी मेरी आवाज निकल नहीं रही लेकिन बहुत अच्छा। अच्छा सुनिए, वैसे आपकी कुछ एक आती है ना कि सूफी गाने के लिए एक आवाज की पिच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरा ख्याल है आप ज्यादा, आपका इंटरेस्ट भी सूफी की तरफ, सूफी आप ज्यादा बेहतर गा लेते हैं, आपको भी ये लगता है? Well, I've sang, I would say folk music. I really enjoy singing. मेरा एक गाना है पुलिस च भर्ती हो गया. That's a very folk. It's the पुलिस च भर्ती हो गया मैं, पुलिस च भर्ती हो गया, हो बहु जमाता पास सा मैं। अब इसमें फोक आपको पिच बहुत चाहिए होती है। So yes, I enjoy singing folk. तो ये गा के दिखा, ये क्योंकि गा दिया ना मैंने। ये जब आया था ये गाना, मुझे याद है हर गाड़ी के अंदर ये बजा होता था गाना। Yeah, that song came out in 2010. Yes. 2010. That was like for a couple of years it was number one. Exactly. इसके अलावा कर लें अगर आपको लगता है आपने गा दिया तो। Your favorite one. अभी आप चला रहे थे कोक स्टूडियो का मैंने जो एक वो माई भागी का गाना किया था हमने, वो ओरिजिनल गाना बहुत स्लो था। So strings they came up, Bilal came up, we want to do something different with it. So they made very Middle Eastern kind of like उसका sound बना दिया था उन्होंने, तो वो बिल्कुल मैं ओरिजिनल आपको सुनाता हूँ जो स्लो है बहुत। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, जाते रो बता रो माना चांदी मोनी हेकली। खड़ी नीम के नीचे झिरमिर में बिलाबर से पवन कोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। झिरमिर में बिलाबर से पवन कोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। हो थाना पुछा चेर बवरिया हेकली, जाते रो बता रो माना छानी मोनी हेकली। खड़ी नीम के नीचे। वाह क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू। इट्स अ राजस्थानी सॉन्ग। जबरदस्त, क्या जबरदस्त जानदार इनकी आवाज है कि हम सोच रहे होते हैं कि गले से आवाज निकलती है। गले में कहते हैं ना, पेट से नहीं कहते ना, अरे वो कहते हैं ना कि हलक से आपको आवाज निकालनी होती है, कुछ पूछ लें। हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। असल में there are different kinds of singing styles. एक गले से भी निकलती है, एक जो जिनका आप देखते हैं ना, जो खास तौर पे जो फोक गाते हैं, जी this sing it from diaphragm. Okay. He is absolutely right. So जो ऊपर से गले से गाते हैं, जिस तरह लता जी गाती हैं, उसका एक टेक्निकल नाम है, उसको बोलते हैं रगी गाना, जो ऊपर से गाते हैं, like from their throat. सवाल आ गया, हाँ जी, ये चाहत फतेह अली खान साहब कहाँ से गाते हैं? वो उनको ही पता होगा कहाँ से गाते हैं। दिल से गाते हैं क्या? नहीं वो दिखाते हैं, मैं वो पूरा रगी गाना है, वो पेट वैसा गाना, हाँ वो रगी पापी पेट से गाते हैं। नहीं वो दिल से गाते हैं, नजर आता है। आपको पता होगा, I have no comments on that. नहीं honestly, I mean 16 to 19 million views उनके वो क्या था, बदुबदी पे। देखिए it tells a lot about condition of our mental condition of our nation, that ये मैं आगे आपसे बात कर रहा था ऑफियर, दो ही चीजें मशहूर होती हैं, यहाँ तो बहुत अच्छी चीज होती है, यहाँ बहुत ही फजूल चीज होती है। So अब आप डिसाइड कर अपनी चॉइस है। हाँ, it's not a song, it's a comedy. What he is doing is comedy. तो कॉमेडी में ऊपर, हाँ वो कॉमेडी है, so you don't treat him as an artist. नहीं कॉमेडी आर्टिस्ट नहीं होते, मतलब सिंगिंग आर्टिस्ट, सिंगर्स की तौहीन होगी वो, राइट? वो he is not a singer, he is a comedian.
आपकी राय है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो इंसान किसी को नुकसान नहीं दे रहा, कोई भी इंसान लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आप उसकी वजह से आर्टिस्ट की, सिंगर की डेफिनेशन तो नहीं ना चेंज कर सकते। नहीं, मैं एक चीज का स्टैंडर्ड होता है, अगर जी वेट 1 kg है तो नहीं जी इससे किसी का नुकसान ना पहुंचाए तो मैं 1 kg को 2 kg कर दूं। तो गल वध गई है मुख्तारिया। मैं ये कह रही हूँ कि कोई अगर सिंगिंग के थ्रू एंटरटेन करना चाह रहा है या अगर वो किसी दूसरे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोग हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको महसूस हो रहे हैं कि ही इज एंटरटेनर, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। या आई वुडंट कॉल हिम अ सिंगर। ओके दैट्स योर चॉइस ऑब्वियसली। हां कॉमेडियन है वो, दैट्स इट। ठीक हो गया जी, कुछ और सुन ले जी। आप बताएं क्या सुनना चाहती हैं आप? अगर वो पुलिस वाला जो है ना, वो पुलिस वाला जो है ना, वो पूरी फरमाइश आ रही है। पुलिस भर्ती होगी। सुना पहले आप सुनाए ना, आप सुनाए ना, मैं बोल थोड़ा सा पंजाबी हो जाए। नहीं। अच्छा आप पश्तो में इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं। मैं नहीं कर सकती, वो भी पश्तो भी नहीं आती। मत करें, लोग पठान माइंड करेंगे कैसी बात। नहीं आती तो नहीं आती, माइंड में करने वाली क्या बात है। नहीं आती। जुनेद I'm just saying पुलिस जी। अच्छा मां मेरी मैनू कहंदी पुत तैनू अफसर भर्ती कराया है, बुढ़ी तेंदी ताने मापे किथे मैनू फसाया है, हुण रौला रूला ना पवी, रौला रूला ना पावे, हुण जो होना सी हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया, हो बहु जमाता पास सा मैं, बहु जमाता पास सा मैं, सीधा ही अफसर हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जी। अभी किसी और ट्रैक पे काम चल रहा है जुनैद? हाँ जी, अभी आजकल काम कर रहे हैं। अभी बिकॉज आई हैव नॉट बीन डूइंग म्यूजिक फॉर पास्ट 4-5 years। व्हाई? बिकॉज मैं पाकिस्तान से चला गया था और प्लस कोविड की वजह से भी, बिकॉज हम लोग का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो शोज होते हैं। आर्टिस्ट मेक मनी फ्रॉम शोज एंड द शोज वर नॉट हैपनिंग, सो मोटिवेशन वाज नॉट देयर। So now things have come back to normal। आप कुछ नया सुनना चाहते हैं अब, और जाहिर है कुछ नया लाएं आप। जी बिल्कुल। मैं as you said earlier, मेरी सूफी एक मेरी स्पेशलिटी है, फोक उस तरह का भी एक है, और एक कुछ पुराना गाना एक मैं it's a surprise। ओके। और सरप्राइज कब दिया जाएगा? इंशाल्लाह soon I'm working on it। ऑडियोज have been recorded, अभी उसकी वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रेट जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलकर जरा सुन के तो और अच्छा लगता है कि वो गाने जो सुने तो होते हैं, लेकिन जब लाइव सुने और मजा आता है। और क्या ही बात होती है। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रोशन मुस्तकबिल हर किसी का ख्वाब होता है, और पाकिस्तान में तलबा की बड़ी तादाद स्कॉलरशिप्स पर बैरून मुल्क जाकर मेयारी तालीम और कामयाब ज़िंदगी के मौके ढूंढने की ख्वाहिश हमेशा रखती है, और इसके लिए ज़ाहिर कोशिश भी की जा रही होती है। कभी एक वेबसाइट, कभी दूसरी वेबसाइट, कभी कोई बता दे, कभी कोई मुल्क, कभी कोई और मुल्क। लेकिन क्या होता है कि बेहतर मौके वो कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल सोर्स क्या है, कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर वो जाएँ, और उसके बाद प्रोसीजर्स भी उनको नहीं पता होता। बाज़ औक़ात जिन कोर्सेज़ के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि किस मुल्क की कौन सी यूनिवर्सिटीज वो स्कॉलरशिप्स उनको ऑफर कर रही हैं और कैसे उन्होंने अप्लाई करना है। एक तो मोटिवेशन नहीं आ रही होती, एक तो पहले रिसर्च आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद मोटिवेशन, क्योंकि बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस देख के वैसे ही आप डर जाते हो, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, ये बड़ा एक मसला हो जाता है। उसके बाद जाहिर है वीज़ा का प्रोसेस होता है, और फिर फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी तो आप जाहिर है बैरून मुल्क जाकर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। वो फिर ऊपर सियासतदानों के बच्चे ही जा सकते हैं, हम आम आवाम नहीं जा सकते। तो आम आवाम के लिए आज ये सेगमेंट है, नॉट जस्ट सियासतदान, कोई भी एलीट क्लास, रिच। ओके फाइन, बढ़ते हैं आगे। ये जब हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप का जिक्र हम करें, तो इसमें स्पेशली अगर यूएस का जिक्र करें समीन, कि यूएस में जाना कितना मुश्किल है, कितना आसान, सहूलत कैसी है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, कितने फंड्स होते हैं, चूँकि फुल ब्राइट या एक दो और जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो तो मालूम होती हैं, बट ज़रा वो थोड़ा सा मुश्किल होती हैं।
खासी मुश्किल होती हैं। थोड़ी आसान वाले स्कॉलरशिप्स की हम बात करेंगे तो एक ऐसे ही पीएचडी स्कॉलर आज हमारे साथ मौजूद हैं, आकाश चावला, जो कि इसी तरह से उन्होंने ज़रा हंट किया और उनको स्कॉलरशिप मिली और वो गए और वहाँ से अभी वो पीएचडी कर रहे हैं, उनका कोर्स तक मुकम्मल हो चुका है। आकाश यहाँ पर मौजूद है। आकाश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आकाश, वाकई ये जो सोच है कि चंद ही स्कॉलरशिप्स होती हैं और बस कॉम्पिटिटिव ही होती हैं, यही दुरुस्त तासुर है या कि नहीं, बहुत से और स्कॉलरशिप्स होती हैं और मेरे और सलीम की तरह के बच्चे भी जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये तासुर कुछ हद तक सही भी है और बहुत हद तक गलत भी है। हमने ना जो बचपन से कंडीशनिंग हुई होती है ना, हम उसी फिक्स्ड माइंडसेट के साथ फॉलो करते हैं उसको, अपनी रिसर्च कम करते हैं, अपनी एक्सप्लोरेशन कम होती है। मुझे याद है जब हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो मुझे भी यही शिकायत थी कि यार कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, और यही सोच रख के मैं आज यहाँ पे हूँ कि कहीं ना कहीं तो ये शिकायत ख़त्म होनी चाहिए। कोई तो किसी को गाइड करने वाला होना चाहिए और कोई तो बताए कि ये इतनी लिमिटेड स्कॉलरशिप्स नहीं है। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इतना मुश्किल प्रोसेस भी नहीं। ठीक है, तो आज जो यूएस की स्कॉलरशिप्स आपके माइंड में है वो हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएं जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे पीएचडी रिलेटेड नहीं है, बाकी ओवरऑल बाकी कोर्सेज से रिलेटेड भी हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप्स तो ऐसी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। से फॉर एग्जांपल फुलब्राइट स्कॉलरशिप, एवरीबडी नोज अबाउट इट एंड एवरीबडी वांट्स टू गो टू यूएसए ऑन दैट स्कॉलरशिप, बट देयर आर मेनी डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स जिन पे हम फोकस नहीं करते। जैसे अमेरिका में बहुत कम लोगों को पता होती है ये बात, बैचलर्स के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ के बैचलर्स के बाद? जी, बैचलर्स के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस एंड यू आर वेरी मच एलिजिबल आफ्टर बैचलर्स फॉर योर पीएचडी। 16 इयर्स के बाद? 16 इयर्स के बाद। अच्छा, वरना तो हमें होता है 18 इयर्स होंगे तो उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यही वो मिसकॉन्सेप्शंस हैं। क्योंकि बच्चे को होता है कि अब मैं बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगा और मास्टर्स के लिए फंडिंग मिलना, मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप्स मिलना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है पीएचडी के लिए। अच्छा, जी, क्योंकि पीएचडी के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ये है, अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी में एडमिशन देंगी तो वो फंडिंग भी देंगी। ओके। अगर उन्हें फंडिंग ही नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो वो आपको एडमिशन ही नहीं देंगे। ओके, सर पीएचडी के लिए फंडिंग आसान हो गई? बहुत आसान। अच्छा, अब कैसे आपने ये सोचना है कि फॉर एग्जांपल बैचलर्स के बाद या इवन एमफिल या मास्टर्स के बाद आपने अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, तो बस यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें पहले? जी, अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटीज़ हंट करनी है। आपको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मेरी फील्ड, मेरा प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। ठीक है। एक और अच्छी बात भी है जो भी शायद लोगों को अमेरिका में नहीं पता होती अमेरिकन सिस्टम के बारे में, वो ये है कि आप अमेरिका में फील्ड भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप मीडिया में बैचलर्स हैं तो आप एजुकेशन में मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा। और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एजुकेशन और मीडिया की रिसर्च को। यानी मीडिया का भी तो करिकुलम है ना, मीडिया के भी तो स्कूल्स हैं, मीडिया का भी तो एक एजुकेशन सेक्टर है। ये कैसे मालूम होता है कि अच्छा मैंने डिग्री तो यहाँ पर ये ली है, लेट्स से मैंने यहाँ पे मैथ्स कॉम ही पढ़ा हुआ है और मैं एआई में जाना चाह रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल। अच्छा, इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेकिन जनरली भी तो हमने आकाश से देखा है कि आप फील्ड तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए, आपने बैचलर्स इसमें की है तो उसके बाद आप मास्टर्स जो है वो इजीली अपने जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहें आप कर लें। बट इन पाकिस्तान यू हैव टू जस्टिफाई हाउ योर प्रीवियस डिग्री लिंक्स विद योर नेक्स्ट डिग्री। यहाँ पे जरा मुश्किल है। जी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है आकाश, मैं चाहूँगी स्कॉलरशिप्स के बारे में आप ज़रा हमें बताएं, कौन कौन से। एक फुलब्राइट आपने बता दिया कि फुलब्राइट तो वो सबको पता है कि मास्टर्स प्रोग्राम भी है उसमें और पीएचडी का प्रोग्राम भी है। वेबसाइट पे जाकर यूएसएफपी की वेबसाइट है, प्रॉब्लली आप वहाँ पर जाकर उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर उसके अंदर होता है। इसके अलावा कौन कौन से? इसके अलावा जितनी भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन है, ठीक है। उस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम 3.0 CGPA आपके पास होनी चाहिए, जो आसानी से होती है, इजीली अचीवेबल है। IELTS टेस्ट होना चाहिए। GRE जो सबसे मुश्किल स्टेप था वो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वेव ऑफ कर रही हैं, अब वो नहीं है। आईएलटीएस बैंड मिनिमम कितना होना चाहिए? 6.5 मिनिमम ओवरऑल होना चाहिए और 6.0
इन ईच स्किल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आपको लिखना आना चाहिए। और बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं, कभी यूनिवर्सिटी आपको पर्पस स्टेटमेंट मांगती है, कभी आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगती है, कभी आपको डाइवर्सिटी स्टेटमेंट मांगती है। तो बहुत सारे लोग हर सिमिलर चीज़ दे देते हैं, हर अपनी वही कहानी हर किसी में बता देते हैं। यू हैव टू कस्टमाइज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इट्स वेरी क्लियर, इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। टेल योर पर्पस, व्हाई डू यू वांना कम टू यूएसए, जस्ट दैट। ओके, तो मैं सिंपल लाइन लिख दूं कि मैं पढ़ना चाहता हूं आगे यूएस। इतना भी सिंपल नहीं, पर्पस क्या है? पढ़ना तो सारी दुनिया चाहती है। नहीं, वैसे हम इसीलिए हमें मिल जाती है स्कॉलरशिप शोएब, है ना, बट हम वी डोंट वांट टू जस्टिफाई। अम्मी मना करती है, अम्मी कहते ना जाओ जस्ट किडिंग जी। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, 3 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब आपकी एडमिशन हो जाती है, सबसे पहला यही है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को ना मोटिवेट किया जाता है, पुश किया जाता है कि आप प्रोफेसर्स को ईमेल करें, उनको अप्रोच करें। यही सुना है कि फॉर पीएचडी आपने प्रोफेसर से लिंक होना है, आपने उनके साथ अपना प्रपोजल शेयर करना है, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, क्या हर वक्त एप्लीकेशंस ओपन होती हैं फॉर पीएचडी? नहीं, पीएचडीज खास करके फॉल में स्टार्ट होती हैं, अगस्त से स्टार्ट होती हैं। अगर आपको अगस्त 25 में जाना है तो आपको 24 से अपना प्रोसेस अप्लाई करना होता है। ठीक, एक कॉलर हैं, शमरेज हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे शमरेज? वालेकुम सलाम सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी सिस्टर ने ना मेडिकल के अभी पेपर दिए हैं टैंगेट के, तो वो बाई रिप्लाई अगर करना हो तो क्या प्रोसीजर होगा? ठीक है, वो प्रोसीजर प्रोबेबली साथ साथ वो बता ही रहे कौन सी। मैं चाहूंगी कि नाम सिर्फ, अगर क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, स्कॉलरशिप्स के अगर नाम बता दें, क्योंकि बस वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही होती है। आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन अगर कुछ बता दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में ये है कि आप अमेरिकन और पाकिस्तान गवर्नमेंट की फंडिंग पे जाते हैं, और फिर आप जो है वो बाउंड होते हैं, आपको उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मीट करना होता है। ऑन द अदर वे, अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे जाते हैं, आप किसी भी बॉन्ड में बाउंड नहीं हैं, आप आज़ाद हैं, ठीक है। तो उसकी स्कॉलरशिप ऐसे होती है, एडमिशन हो गई और फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अब टाइम आता है कि आपके प्रोफेसर से बात करनी है। अब प्रोफेसर्स के पास असिस्टेंटशिप्स फंडिंग अवेलेबल होती है, कम से कम भी हर अमेरिकन प्रोफेसर के पास $2 मिलियन की फंडिंग है। दैट्स द एवरेज फंडिंग। ओके, तो यानी आप अप्लाई करेंगे तो चांस ये है कि आपको फंडिंग मिल जाएगी। एग्जैक्टली, वो आपको असिस्टेंटशिप देंगे, या तो आप उसी यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेड्स को पढ़ाएंगे, टीचिंग असिस्टेंट बन जाएंगे, या आप रिसर्च असिस्टेंट बन जाएंगे। उसमें क्या होता है, आपकी सारी फीस जो है, स्कूल फीस, वो वेव ऑफ हो जाती है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।